हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी टीचिंग एग्जाम में भर-भर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में इस शिक्षण विधियाँ टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। ये सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, रीट सभी में भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे पक्का क्वेश्चन पूछे ही जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक शिक्षण विधियाँ। आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षण विधि कहते किसे हैं। जिस ढंग से शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, उसे शिक्षण विधि कहते हैं। मतलब कि शिक्षक जो है विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करने के लिए जो टेक्निक अपनाता है, उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं, जिसकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ करता है और संपन्न करता है। मतलब कि शिक्षण विधि के ही माध्यम से एक शिक्षक पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ करता है, क्लास में जा कर के शुरू करता है और उसके बाद लास्ट और ख़त्म भी उसी शिक्षण विधि के माध्यम से ही करता है। बच्चों में जो अंतःक्रिया होती है, बीच में वार्तालाप होती है, सीखने-सिखाने की क्रिया जो होती है, वो शिक्षण विधियों के माध्यम से ही होती है कि हमको किस तरीके से बच्चों को टीच करना है, उन्हें कैसे सिखाना है कि ताकि उनको चीज़ें जो भी पाठ या विषय वस्तु हमने लिया है, वो समझ में आ जाए। आइए हम शिक्षण विधियों के कुछ प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है अनुकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, इकाई विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि। आइए अब एक-एक करके जानते हैं कि अनुकरण क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, व्याकरण विधि क्या होता है। अनुकरण विधि, इस विधि का प्रयोग भाषण और वाचन हेतु किया जाता है। मतलब इस विधि का प्रयोग बोलने में किया जाता है। विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण कर अपने भाषण और कौशल का विकास करते हैं। विद्यार्थी जैसे जो शिक्षक बोलता है उसका अनुकरण कर अर्थात नकल कर, अर्थात उसको सुन कर के विद्यार्थी अपने भाषण कौशल का विकास करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी शिक्षक की बात को सुनते हैं और उनका नकल करते हैं कि हाँ कैसे बोला जाता है, कैसे बात व्यवहार कैसे किया जाता है। इसी को कहते हैं अनुकरण विधि, मतलब नकल करने की विधि। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी के व्याख्यान में स्पष्टता आती है। अस्पष्टता नहीं, अस्पष्टता आती है। ये गलत लिखा हुआ है, स्पष्टता आती है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी के व्याख्यान में स्पष्टता आती है, अर्थात और सुधारपन आता है कि विद्यार्थी जब व्याख्या करता है अर्थात किसी चीज़ को इलैबोरेट करता है तो उसकी अनुकरण विधि से उसकी व्याख्यान में स्पष्टता आती है। इस विधि द्वारा एक बालक पढ़ना लिखना, अच्छे से उच्चारण करना एवं नवीन रचनाएं करना सीखता है। इस अर्थात अनुकरण करके विद्यार्थी पढ़कर, लिखकर अच्छे से उसका उच्चारण करना और नई रचनाएं करना अनुकरण करके सीख सकता है। कोई भी होता है बच्चा नकल करके ही पहले सीखता है। आगे देखते हैं दूसरी विधि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि को सुगम पद्धति प्राकृतिक विधि के भी नाम से जाना जाता है। इस विधि को किस विधि से नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए केवल भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही सिखाया जाता है, अर्थात बोल कर ही सिखाया जाता है। व्याकरणों का नियम ना ज्ञान करा करके केवल भाषा ही सिखाया जाता है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात जैसे जो बालक की अपने घर की भाषा होती है, अपनी मातृभूमि की भाषा होती है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थियों को बार बार एवं लिखित अभ्यास द्वारा नई भाषा सिखाई जाती है।
अर्थात उन्हें जो स्कूल में जो भी बातें चलती हैं उनको मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में श्रव्य एवं दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। मतलब श्रव्य मतलब सुनाकर, दृश्य मतलब दिखाकर उनको उस सामग्री के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। इस विधि में मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर दिया जाता है कि मौखिक अभ्यास मतलब बोल करके उनको अधिक जोर दिया जाता है, पढ़ने के लिए जोर दिया जाता है। अगला है तीसरा व्याकरण विधि। इस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। अप्रत्यक्ष विधि में क्या था कि व्याकरण को नियमों का ज्ञान बिना कराया दिया जाता था, लेकिन व्याकरण विधि में व्याकरण का ज्ञान ऑब्वियसली से भी कराना ही पड़ेगा। इस विधि के नियमों का अत्यधिक अभ्यास किया जाता है, जिससे कक्षा में निरस्ता आती है। सही बात है, जब किसी को भी हम केवल नियम ही रटाएंगे, सिखाएंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि कक्षा में निरस्ता आएगी, कोई भी इंजॉयमेंट नहीं होगा और बच्चा सीख नहीं पाएगा। इस विधि में आगमन निगमन प्रणाली काम में ली जाती है। आगमन निगमन प्रणाली, इसको हम आगे अभी और समझेंगे कि आगमन क्या होता है, निगमन क्या होता है। यह पद्धति बालक स्वयं सीखते हैं। यह पद्धति मतलब ये नियम को बालक स्वयं सीखते हैं कि और उनको जोर भी दिया जाता है कि व्याकरण सीखो पहले, व्याकरण सीखो, उसके नियम सीखो पहले, है ना। यह पद्धति बालक स्वयं सीखते हैं और उनको जोर भी दिया जाता है। इकाई विधि। इस विधि का जन्म गेस्टाल्ट इस विधि का जो जन्म हुआ है वो गेस्टाल्ट की धारणा के आधार पर हुआ है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। इस विधि के प्रवर्तक जो हैं वो अमेरिकन शिक्षा शास्त्री मॉरिसन को माना जाता है। इस विधि के अमेरिकन प्रवर्तक हैं, कौन है? मॉरिसन है। यह विधि छात्रों को स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। यह विधि छात्रों को स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है कि हाँ, खुद से ही बच्चा स्वयं से ही पढ़े। इकाई विधि ऐसी विधि है, ये अच्छी विधि है कि इस विधि में बच्चा स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित होता है। इस विधि में छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है, उनके समाज से रिलेटेड ज्ञान का विकास होता है तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास होता है। और इस विधि में संपूर्ण विषय वस्तु को ध्यान में रखकर ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। आगमन विधि। आगमन देखते हैं। आगमन विधि एक ऐसी विधि है, इस विधि को विश्लेषण विधि के मतलब विस्तार और करके इलाबोरेट करके और सिखाया जाता है। इस विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताया जाता है। यह विधि छात्र केंद्रित होती है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है कि मतलब वो बच्चे स्वयं करें और खुद से ही सीखें। परंतु यह छोटे बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं होती है, छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर चलती है और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलकर उसी सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे हम देखते हैं निगमन विधि। निगमन विधि यह एक ऐसी विधि है जो कि आगमन विधि का उल्टा होता है। इस विधि को सूत्र प्रणाली एवं संश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि उच्च स्तर ये क्या था? यह विधि लेकिन उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। यह विधि शिक्षक केंद्रित है और आगमन विधि क्या था? छात्र केंद्रित विधि था। लेकिन निगमन विधि क्या है? शिक्षक केंद्रित विधि है। यह विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, लेकिन आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। यह विधि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, लेकिन आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। और निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर, अर्थात जो कुछ भी हम नहीं जानते उससे हम बढ़ करके कुछ जानने की कोशिश करते हैं, उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। लेकिन आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रयोजन विधि। इस विधि को जॉन डीवी की अवधारणा पर आधारित है, किंतु इस विधि को विकसित करने का श्रेय उनके शिष्य
किलपैट्रिक को जाता है। तो इसे हम याद कर लेंगे। अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रयोजन विधि किस नाम से है? जॉन डीवी की अवधारणा पर आधारित है, लेकिन इसको विकसित किसने किया था? उनके शिष्य किलपैट्रिक ने किया था। इस विधि द्वारा विद्यार्थी स्वयं अपनी रुचि से अपने पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को अपनी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए सीखता है। अर्थात विद्यार्थी अपनी रुचि जिस चीज़ में होती है उस पाठ्यक्रम को लेता है और उसको उसी में लग जाता है और उसी में भिड़ा रहता है और उसी में काम करते हुए अपने सीखता रहता है। अर्थात स्वयं करता है, अपनी विषय वस्तु को स्वयं करता है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट विधि। इस विधि द्वारा विद्यार्थी अपनी समस्या का स्वाभाविक रूप से खोजने का हल कोशिश करता है और उस समस्या का हल भी करता है। मतलब प्रोजेक्ट विधि एक ऐसी इम्पॉर्टेंट विधि है हालांकि, और यह विधि इस पर आधारित है कि बच्चा स्वयं उस जो भी टॉपिक लिया रहता है उस टॉपिक में स्वयं व्यस्त होकर के उसका हल निकालने की कोशिश करता है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को उद्देश्य को प्रकट किया जाता है। मतलब शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थियों का उद्देश्य उसमें प्रकट किया जाता है कि इस टॉपिक से आपका उद्देश्य क्या होगा। तब जाकर उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विद्यार्थी अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। और इस विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर करता है। जब बच्चा स्वयं करेगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली है कि वो अपने अनुभवों के आधार पर कार्य करेगा। आगे देखते हैं समस्या समाधान विधि, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि समस्या का समाधान करना। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कोई भी बच्चा रहेगा तो वो उसको कर करके उसके बाद ही सीखेगा। इस विधि द्वारा छात्रों में समस्या को हल करने की क्षमता का विकास होता है। मतलब कि बच्चे को आगे समस्या दे दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आप हल करिए इसको, इस समस्या को सुलझाइए। तो छात्र समस्या को हल करने की क्षमता, इससे उनके अंदर समस्या को हल करने की क्षमता का विकास होगा और उनकी चिंतन शक्ति का विकास होगा, उनकी बुद्धि लब्धि का विकास होगा, जिसके द्वारा उनमें चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। इस विधि द्वारा ज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। ऑब्वियसली जो भी काम जैसे हम कर लेते हैं तो उसके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। तो उसी तरह से जो भी बच्चा समस्या को स्वयं से उसका हल निकाल लेगा तो उससे उसके दिमाग में अस्थायी रूप से वो बैठ जाएगा। यह विद्यार्थी को समस्या को स्वयं हल करना सिखाती है तथा उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इस जो भी टॉपिक बच्चे को मिलेगा, अगर वह स्वयं से उसको हल कर लेता है, वो सुलझा लेता है, तो वो उसके दिमाग में अस्थायी हो जाती है और जब अस्थायी हो जाती है तो वो किसी और को भी सिखा सकता है, किसी और को भी टीच कर सकता है, वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।